वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। सबका स्वागत करता हूं प्रभावी एजुकेशन अब में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा ये लेसन चल रहा है वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड डिस्कस कर लिया था, और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये वीडियो पार्टिकुलरली काफ़ी आपको बेनिफिट देगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ये तो गारंटीड है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस पार्टिकुलर सेक्शन से। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सीरीज़ में जो आती हैं, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, और मैं जानता हूँ क्या एफर्ट डला हुआ है इसमें। इससे हट के कुछ आता नहीं है। फिर भी अगर मूर्खता की अगर प्रकाष्ठा को आपको क्रॉस ही करना है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। जगह जगह कई सारे रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हो, देख सकते हो और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं रोकूंगा नहीं। चलिए, इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम लोग जो वैदिक कल्चर है उसमें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जिसका ड्यूरेशन माना जाता है, जिसका ड्यूरेशन क्या माना जाता है 1000 BC से लेकर 1600 BC। ठीक है, 1000 BC से लेकर 1600 BC तक इसका ड्यूरेशन माना जाता है। इससे पहले वाला जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैं कहूँगा कि ये सीरीज़ में ही देखना, जंप करके अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ में देखो। और जैसे होता है ना कि देखो, दवा वही काम आती है जिसमें आपको विश्वास होता है। कुछ डॉक्टर बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं लेकिन पेशेंट उस पर विश्वास ही नहीं करता है। उसे लगता है कि यार इसके तो इतना इसके पास तो लोग आते नहीं हैं, तो इसकी दवाई पता नहीं सूट करेगी नहीं करेगी। और कुछ डॉक्टर बड़े जल्दी फेमस हो जाते हैं। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि दवाई भी अच्छी देते होंगे, महंगी देते होंगे, थोड़ा टिप टाप दिखता होगा, साफ़ सुथरा दिखता होगा, साफ़ सफाई की महत्वता काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइम लोकेशन पे होगा तो हिट हो जाते हैं वैसे डॉक्टर, और जो नहीं चलता है वो नहीं चलता है, चाहे कितना ही अच्छा इलाज क्यों ना कर दे। ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन का भी है। जो चैनल चल चुका है उसे लोग ब्लाइंडली देखते हैं। उसका एक वीडियो आएगा, कुछ भी बकवास कर रहा हो आप देखोगे, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि आपको चाहिए क्या। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो चाहिए जो आपको मिल जाए तो इधर उधर भटकने की कोशिश। जहाँ मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे चैनल पे लोग बहुत मुश्किल से पहुँचते होंगे, बिकॉज यूट्यूब के सर्च इंजन में कम आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। मुझे इतना आता नहीं, उसका सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन सो कॉल्ड कहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। टेक्निकल चीज़ें काफ़ी कैसे करते हैं क्या करते हैं, और इतना टाइम भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अगर 10 बच्चे भी बेनिफिट हो कर लेते हैं इसका तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, क्लास शुरू करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, 1000 BC से लेकर 600 BC माना जाता है इसका पीरियड। और अगर बात करें इस पार्टिकुलर पीरियड के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यन थे ना, वो सप्त सिंधु जिसे कहते हैं 7 नदियों के किनारे बसे हुए थे, आसपास उसके पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में ही वो लोग आके सेटल हुए थे। लेकिन इसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया, जिसका पीरियड मैंने फिर से बता दिया आपको, यहाँ पे 1000 से लेकर 600 BC माना जाता है। इस पीरियड में आते आते ये लोग फर्दर ईस्ट की तरफ मूव करने लगे। ईस्ट मतलब कि गंगा और गंगा की वैली की तरफ आर्यंस जो है अब ज़्यादातर शिफ्ट होने लगे। इनका फैलाव यहाँ पे होने लगा। एक सतपथ ब्राह्मण करके एक सोर्स है, इसको याद कर लो। सतपथ ब्राह्मण में ये मेंशन किया गया है कि जो एक्सपेंशन था आर्यन का वो ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में हुआ है। तो ये सोर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो और आपसे यही पूछ लेगा कि किस इनमें से किस में ऐसा कहा गया है कि आर्यंस का जो विस्तार था, एक्सपेंशन था, वो ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन की तरफ हुआ था। तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका सतपथ ब्राह्मण, वो लगा देना। आपका 1 नंबर आपकी झोली में कूद के आ जाएगा। चलिए,
अब कुछ और चर्चा करते हैं इसी क्लास के बारे में। ये तो हमें पता चल गया कि आर्यन जो थे शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से इनका एक्सपेंशन जो था वो ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में हुआ था। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स इस पार्टिकुलर पीरियड में डेवलप कर रहे थे। इस पार्टिकुलर पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स डेवलप कर रहे थे। ग्रोथ हो रहा था लार्ज किंगडम्स का, ठीक है। इनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है कुरु, जिसका राजा था परीक्षत इसके राजा थे। पंचाल किंगडम, जिसके राजा कौन थे, या फेमस शासक जो कह सकते हो, जनमेजय। तो ये कई बार ये भी पूछा जाता है, कुरु मैचिंग के लिए दे देगा, जनमेजय तो होगा नहीं, परीक्षत तो आप मैच कर देना उसको, पंचाल इम्पोर्टेंट शासक जनमेजय, ठीक है। ये आपको फैक्ट है, याद होना चाहिए। इसके अलावा प्रवाहना जावेली, ये जो थे ये भी कुरु किंगडम के थे। तो यहाँ पे करेक्शन में कर देता हूँ, ये प्रवहना जावेली थे, ये कुरु के नहीं, ये पंचाल के थे। पंचाल के पॉपुलर किंग थे, और जो कुरु के थे वो परीक्षत और जनमेजय थे। मैंने शायद गलत बता दिया था। कुरु के, फिर से बता रहा हूँ, परीक्षत और जनमेजय, और पंचाल के प्रवहना जावेली एक इम्पॉर्टेंट किंग हुआ करते थे। और ऐसा बताया जाता है प्रहन जावेली के बारे में कि ये एक पैटर्न थे लर्निंग के, मतलब लर्निंग में काफ़ी विश्वास रखते थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे इनके दरबार में आते थे, जाते थे, रहते थे, और ये काफ़ी इनका जो है जुड़ाव था। प्रहना जावेली की बात करें तो जो लर्निंग से रिलेटेड इनका काफ़ी पैटर्नशिप रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोसल, काशी और विदेह, ये सब लेटर पीरियड में डेवलप होने वाले कुछ किंगडम्स थे। कोसल, काशी, विदेह, ठीक है। तो काशी के एक बहुत इम्पोर्टेंट शासक अजातशत्रु किसके बेटे थे, तो बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु, ठीक है, याद कर लेना। बिंबिसार कौन से वंश से थे, तो हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश के दूसरे राजा थे अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बेटे थे। इसके अलावा जनक थे किंग, कहाँ के, विदेह के। जनक विदेह के किंग थे। विदेह का जो कैपिटल था वो मिथिला था, जो कि आज के डेट में बिहार में पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं बिहारी सब कि जो सीता माता थी वो हमारे मिथिला लैंड में पैदा हुई हैं, ठीक है। बहुत ही प्राउडली क्लेम किया जाता है। आजकल तो नेपाल भी क्लेम करता है। चलिए कोई बात नहीं है, हालांकि संपर्क है, कोई बात नहीं है। और इनके कोर्ट में जो ये जनक थे, इनके कोर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कॉलर रहा करते थे, जिनका नाम था यज्ञवल्क्य। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यज्ञवल्क्य। होप यहाँ तक काफ़ी क्लियर है और मज़े से आप पढ़ रहे हो। अब देखो, जो ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम थे उस दौरान, किस दौरान, तो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान, जो ईस्टर्न मोस्ट जो किंगडम थे, ट्राइबल किंगडम की बात कर रहा हूँ, किस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। वो कौन कौन से थे, कोई भी बता देगा। ये जो इनमें से जो किंगडम है, 2 किंगडम तो बिहार के थे, मगध और अंग, और एक बंग, ठीक है। मगध, अंग और बंग, ये तीनों ईस्टर्न मोस्ट किंगडम थे, ट्राइबल किंगडम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस समय जो भारत का विभाजन था वो कैसा था, भारत को कैसे विभाजित किया गया। तो आज की डेट में तो आप कहते हो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसे करके बोल देते हो, सेंट्रल इंडिया। उस समय जो भारत का विभाजन था, भारत का विभाजन कुछ इस प्रकार से था। नॉर्थ इंडिया जो था उसको आर्यावर्त कहा जाता था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर्यावर्त, जिसमें जैसे मान लो अगर फिगर ही बना दूं मैं यहाँ पे इंडिया की, थोड़ा रफली बनाऊंगा, है ना, ठीक है, बना दिया मैंने रफली। चलो रफली बना दिया इंडिया का पिक्चर।
तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट था इसको कहा गया आर्यावर्त, ठीक है। ये जो पार्ट था इसको कहा गया मध्य देशा या फिर सेंट्रल इंडिया, और ये वाले पेनिनसुलर रीजन को कहा गया साउदर्न इंडिया या फिर दक्षिणापथ। तो ये हिंदी वाला जो नाम है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। आर्यावर्त, व्रत, दक्षिणापथ और मध्य देश दोनों के बीच में। होप यहाँ तक भी बहुत क्लियर है, मज़ा आ रहा है सर, ठीक है, अच्छी बात है। चलो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। मज़े से पढ़ेंगे, एकदम दिमाग को एकदम मज़े से लगाना है यहाँ पे। और ऐसे मेरे वीडियो देखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। देखो वो पिक्चर दिखा दिखा के, आलू प्याज टमाटर की पिक्चर दिखा के आपको समझाने की कोशिश की जाती है। पिक्चर प्याज लिखोगे जाके आपके एग्ज़ाम में नहीं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बातों को सुनो, मेरे ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और ये मेहनत बाबू जो भी देख रहा है वो करना पड़ेगा आपको। इसके बिना शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियो ढूंढते रहते हो, शॉर्टेस्ट वे ढूंढते हो पहुंचने का। स्मार्ट के चक्कर में आप कर्टेल नहीं कर सकते चीज़ों को। सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये बहुत मेहनत नहीं होता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस पार्टिकुलर पीरियड में, तो कई सारे जना जिन्हें हम ट्राइब भी कहते हैं, उन्होंने एमालगमेशन किया, मतलब जुड़ाव किया, जुड़े आपस में। इन्होंने एक सामंजस्य दिखाकर एमालगमेट किया अपने आप को, मिलकर इन्होंने जनपदाज बनाए या फिर राष्ट्र जिसको कहते हैं, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे जना या फिर ट्राइब जिसको बोलते हैं, वो आपस में आए, मिले जुले और जनपदा बनाया इन्होंने, मिलकर इन्होंने जनपदा बनाया, जिसे राष्ट्र भी कहा जाता है। तो इन जनपदाओं में जो राजा होते थे वो काफ़ी वेरियस रिचुअल्स वगैरह, सेक्रीफाइसेस वगैरह किया करते थे, फॉलो किया करते थे, और स्ट्रेंथन करते थे अपने आप को, अपनी पोजीशन को। इनमें इम्पॉर्टेंट जो सेक्रीफाइसेस या फिर सेरेमोनी होता था वो था राजसूया। राजसूया पूछा जाता है, राजसूया जिसे कहते हैं कंसिक्रेशन सेरेमोनी, राजसूया। इसके अलावा राजसूया मतलब कि किसी को राजा बनाया आपने, राजसूया यज्ञ कराते थे वो लोग। अश्वमेघा, हॉर्स सैक्रिफाइस, ये भी एक पावर या फिर अपने साम्राज्य को स्ट्रेंथन करने का तरीका था। इसमें होता क्या था, एक राजा घोड़े को छोड़ देता था, और जो भी वो किंगडम के बाहर के एरिया में वो घोड़ा जाता था और उसे किसी ने रोका, किसी पार्टिकुलर, मान लो मैं राजा हूँ प्लेस ए का और मैंने घोड़ा छोड़ दिया, मैं राजा हूँ प्लेस ए का और मैंने अपना एक घोड़ा छोड़ा और वो प्लेस बी में चला गया और यहाँ के राजा ने इसको रोका, तो इसको लड़ना पड़ेगा इस वाले राजा से। ये दोनों में लड़ाई होगी, फिर निर्णय होगा कि ये सुजेंटी मानेगा कि नहीं। अगर इसने नहीं रोका तो ये मान लो कि इसने इस पर्टिकुलर राजा का सुजेंटी, मतलब कि उसका वर्चस्व इसने मान लिया। तो अश्वमेघा में यही होता था, हॉर्स सैक्रिफाइस, छोड़ दिया जाता था घोड़े को। ये मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया हुआ है, तो यही कहता हूँ कि मेरी पूरी डिटेल वाली वीडियो सारी देखा करो। अगर आपको भरोसा है तो मैं सक्सेस भी दिलाऊंगा आपको 100%, मेरी गारंटी है। अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी देखनी है मेरे चैनल पे देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री जिसे मैंने इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा से कवर किया हुआ है। इसके अलावा भी जैसे बात करें कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो वहाँ पे मैंने रमेश सिंह कवर कराया बहुत अच्छे से, तो आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कोई हेल्प नहीं होगा। वाजपेयी भी होता था जिसे चैरियट रेसिंग का कहते थे। ये सारी चीज़ें जैसे राजसूया, अश्वमेघा और वाजपेयी, ये सब होता था किस लिए, तो स्ट्रेंथन करता था अपना पोजीशन राजा। टाइटल भी रखते थे राजा उस समय के, जो ये जनपद था, कई सारे 16 जनपद का आपने नाम सुना, आगे पढ़ने को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो राजा क्या टाइटल रखते थे, राजा विश्ववजनाना, ठीक है ये। इसके अलावा अभिलाभु वनपथी, मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ। एकरट, मतलब एकरट या सम्राट, मतलब सोल रूलर। एकरत या फिर सम्राट, सोल रूलर को कहते हैं। तो ये सब टाइटल्स कुछ यूज किया जाता था उन राजाओं के साथ जो कि लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ पे शासन किया इन्होंने, जनपदाज में। कई सारे जन ट्राइब मिलके एमालगमेशन किया इन्होंने और जनपदा बनाए या फिर राष्ट्र बनाए। और ऐसे किंग जिन्होंने इनको रूल किया, उन्होंने कुछ यज्ञ भी कराए, कुछ सेक्रीफाइसेस किए
और इसके अलावा टाइटल्स भी इन्होंने होल्ड किया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, एक राजा तो अकेला रूल नहीं कर सकता, तो उसे हेल्प लेनी पड़ती थी पुरोहित की। पुरोहित कौन होता था? पंडित होता था, मतलब विद्वान प्रकांड एक पंडित होता था, जो मतलब कई बार इनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता था, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। पुरोहित अगर कह दे ना तो ना ही हो जाता था उस समय के दौरान में। सेनानी सेना का कमांडर होता था, आर्म फोर्सेस का कमांडर। ग्रामीणी भी एक बॉडी थी, जो कि मतलब एक बंदा था जो सपोर्ट करता था इस पार्टिकुलर राजा के रूल में। इसके अलावा ट्रेजरी ऑफिसर्स होते थे, टैक्स कलेक्टर होते थे, रॉयल मैसेंजर होते थे। ऐसे करके पूरा ये किंगडम चलता था सिस्टमेटिक वे में। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक्सप्लेनेशन। और आगे बढ़ेंगे, लोअर लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये तो बता दिया मैंने कि राजा कैसे राज चलाता था। इसके अलावा अगर बात करोगे गांव में चले जाओ, लोअर लेवल पे चले जाओ, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। तो उन लेवल्स पे, लोअर लेवल्स पे विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, और सभा और समिति दो जो बॉडी हुआ करती थी, उनका इम्पोर्टेंस इस पार्टिकुलर पीरियड में धीरे धीरे कम हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। कब? अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति बहुत ही वाइड स्प्रेड स्तर पे काम करती थी। इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इनका रोल डिमिनिश होता हुआ दिखा हमें लेटर वैदिक पीरियड, जिसका पीरियड क्या माना जाता है? 600 बीसी तक। कब से लेकर? 1000 बीसी से लेकर। चलिए, यहाँ तक समझ में आपको आ गई बातें सारी। अब बढ़ते हैं, एक और स्लाइड है वैदिक कल्चर में लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगला अध्याय अपना शुरू करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था सर? अब इस पार्टिकुलर पीरियड जिसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? इकोनॉमिक कंडीशन से आप क्या समझते हैं? मतलब उस समय की जो जनता थी, उनके पास पैसे रुपए थे कि नहीं, मतलब संपन्न थी, गरीब थी, कैसी थी? इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे या फिर ऑक्यूपेशन में कुछ और था? तो जी हाँ, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी सुधर गई थी ऐसे लोगों की वैदिक पीरियड में स्पेशली, और लेटर वैदिक में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था इकोनॉमिक कंडीशन में। आयरन का यूज इनको पता चल गया था साहब, आयरन का यूज पता चला था। तो आयरन के टूल बना के इन्होंने क्या किया, जितने जंगल थे उनकी कटाई शुरू की और उनको बना दिया एग्रीकल्चरल लैंड, और उसको ला लिया अपने कल्टीवेशन के अंडर। अब लैंड बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसा रुपया बढ़ेगा, धन समृद्धि आएगी। तो इस दौरान भी चीफ जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन एट। एग्रीकल्चर में सुधार इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रेज हुई क्योंकि इम्प्रूव्ड टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स का नॉलेज इनको हो गया था। साथ में इनको नॉलेज हो गया था मैन्योर का। मैन्योर मतलब होता है गोबर का खाद, मतलब किसी तरीके का खाद, गोबर का ही नहीं, कुछ भी सड़ा गला दो तो वो खाद बन जाएगा। तो मैन्योर का इनको नॉलेज हो गया। अब खादर डालोगे खेत में तो फसल तो ज़्यादा होगी ही, है ना। तो यही हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन इनका सुधर गया, मैन्योर का नॉलेज इनको हो गया, इम्प्लीमेंट अच्छे हो गए, आयरन का पता चल गया। तो ये सब क्या किया, ये सब इनके इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार किया। किस तरीके से? एग्रीकल्चर के एक सोर्स को के तरीके से, मतलब एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई। अब ऐसा नहीं है कि खाली खेती ही करते थे, खाली खेतीहर नहीं थे ये लोग थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी करते थे। आयरन का पता चला था तो मेटल का पता चला। इससे पहले से ही ये लोग बाकी कॉपर और ब्रोंज का तो यूज जानते ही थे। तो मेटल का वर्क इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया इस पार्टिकुलर पीरियड में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेटल वर्क बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। साथ में लेदर वर्क भी हुआ, लोग चमड़े उधेड़ के जानवरों के लेदर भी बनाया इन्होंने। इसके अलावा कारपेंट्री जो बढ़ई होता है वो भी काम काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, बिकॉज ये पीरियड था जब रथ वगैरह ज़्यादा बनते थे, है ना। घोड़े से लगा के चैरियट रेसिंग होती थी। इसके अलावा रथों का यूज किया जाता था, बिकॉज रथ जो है वो युद्ध लड़ने के काम आते थे। तो कारपेंट्री इम्प्रूव हुई। अब ऐसा नहीं था कि उस समय कारपेंट्री के लिए मतलब कारपेंट्री में खाली दरवाज़ा ये सब बनाना था। मेन जो कारपेंट्री का काम था वो रथ बनाना था।
पॉटरी भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, पॉटरी मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया था। इन सारी चीज़ों में ग्रेट प्रोग्रेस देखा गया। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है सर, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बोल देना ऐसा कमेंट में। और नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कुछ मत बोलना, ऐसा नहीं कि गलत सलत लिख के चले जाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनल ट्रेड। देखिए इस पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड भी खूब हुआ। इंटरनल से क्या समझते हो? समझते ही होगे अपनी बाउंड्री के अंदर, देश के अंदर ही ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन फॉरेन ट्रेड भी हुए। नॉट ओनली इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। फॉरेन ट्रेड का तो ये भी कहा जाता है कि हमने कंट्रीज़ लाइक बेबीलोन, जहाँ से कौन आया था? बेबीलोन, याद करो, बेबीलोन में निधन हुआ था उस पर्टिकुलर बंदे का। कमेंट करके बता देना, अगर तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी है तो मुझे मज़ा आएगा अगर बताओगे तो। चलो बताओ बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ट्रेड हमारा बेबीलोन के साथ भी देखा गया था इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब चलिए, क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट, जिनको बनिया कहते हैं। आज की डेट में बनिया शब्द हम यूज करते हैं ना, इसका ओरिजिन लेटर वैदिक पीरियड से है। बनिया तो कह देते हो किसी को, चाहे वो जात का कुछ भी हो। बनिया जो था एक क्लास बन गया था उस समय, जो भी दुकान खोलते थे ये लोग और बनिया का काम करते थे। हेरिडेटरी मर्चेंट्स थे ये लोग। मतलब हेरिडेटरी मतलब अगर बाप बनिया तो बेटा भी बनिया हो जाता था, किसी को बनियाइन से ना प्यार हो जाए। चलो, तो बनिया जो था यहाँ पे देखा गया। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है वैश्य जो थे उन्होंने भी ट्रेड और कॉमर्स में जम के पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिसके वजह से इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बेहतर समझा। और ये ऑर्गेनाइज करके इन्होंने खुद को गनाज का नाम दिया कि हम भाई वैसे लोग जो कॉमर्स और ट्रेड से जुड़े हैं, हम एक काम करते हैं, अपने आप को एक गिल्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसका नाम पड़ा गनाज। और ट्रेड की ही बात कर रहे हैं तो एक शब्द तो आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, वो है निस्का। निस्का क्या था? एक क्वाइन था। निस्का एक क्वाइन था जो कि बार्टर सिस्टम में यूज किया जाता था। निस्का के अलावा कुछ और गोल्ड सिल्वर के क्वाइंस लाइक सतमाना और कृष्णाला भी यूज होने लगे। निस्का जो था मेनली यूज होता था, स्टार्ट हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में। इसका जो है यूज लगातार लेटर वैदिक पीरियड में भी देखा गया। और इसके अलावा कुछ गोल्ड और सिल्वर के क्वाइंस जैसे कि सतमना और कृष्णाला भी हमने बाद में देखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बड़े प्यार से। सोशल लाइफ कैसी थी इनकी? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेटर वैदिक पीरियड वाले लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी? क्या करते थे वो लोग? वहाँ पे कास्ट सिस्टम था कि नहीं था? कोई ऊंच नीच वाली बातें थी कि नहीं थे? तो साहब जम के थी, जम के एकदम। 4 भागों में बांट दिया गया था सोसाइटी को, और उसे कहा गया वर्ण सिस्टम। नंबर 1 पे आता था ब्राह्मण, नंबर 2 पे आता था क्षत्रिय, नंबर 3 पे आते थे वैश्य लोग, और नंबर 4 पे लोअर स्ट्राटा के लोग जिन्हें शूद्र कहा गया। और ये चीज़ आज भी चलती है हमारे सोसाइटी में, वर्ण सिस्टम आज भी है। चलिए कोई बात नहीं है, थॉरोली इस्टेब्लिश हो गया था ये वर्ण सिस्टम इसी पीरियड में। 2 हायर क्लासेस माने जाते थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इनको हायर क्लास माना जाता था। कई बार जो बाकी क्लास थे, जो 2 नीचे वाले क्लास थे, वैश्य और शूद्र, इनके प्रिविलेजेस को कई बार डिनाई किया जाता था, और इनका जो इकोनॉमिक या फिर सोशल कंडीशन था वो बद से बदतर हो गया था, काफ़ी बुरा कंडीशन था। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण जो था वो हायर पोजीशन पे बैठा था, और हायर पोजीशन देन क्षत्रिय भी था इसका। लेकिन क्षत्रिय कई बार ऐसा देखा गया कि अपने आप को ब्राह्मण से भी ऊपर का मानते थे, चूँकि रूलिंग क्लास, लड़ाका क्लास क्षत्रिय ही था। ठीक।
ठीक है। और ब्राह्मण तो सपोर्टर थे, ब्राह्मण मेन थे, मतलब पॉलिसी डिसाइडर टाइप के। ब्राह्मण जो बोल देता था उसको क्षत्रिय फॉलो करता था। लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण में 36 का आंकड़ा बाद में हो गया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय में। और यही कारण है कि जो दोनों जो उस समय के बड़े फिलोसफर थे, महावीर और बुद्ध, ये दोनों किस धर्म से, किस कास्ट से बिलोंग करते थे? तो ये लोग क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों को ये पसंद नहीं करते थे, इनके डोगमा को ये पसंद नहीं करते थे। चलिए, तो ये बात हमने देख ली। मेनी सब कास्ट सिस्टम भी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उस समय डेवलप हो गई थी। जैसे मैंने बताया था कि वर्ण सिस्टम में वैसे और शूद्रों में भी सब कास्ट भी हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ फादर इंक्रीज हुआ इस पीरियड में, जो कि काफ़ी बैलेंस था। कब? देखो, कंपैरिजन में हमेशा देखना लेटर वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड से। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इक्वालिटी थोड़ी बहुत थी, मतलब जो फादर मदर वाला कॉन्सेप्ट था वो दोनों लगभग बराबर पावर होल्ड करते थे। लेकिन इस पीरियड में जो फादर का पावर था, फादर मतलब कौन? मेल पार्ट, मेल का जो है पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, इस पीरियड में। बट देर वर नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन की हालत जैसी थी वो वैसी ही रही, इनफैक्ट और बेकार हो गई। दे वर ट्रीटेड लाइक इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मेन, जो कि आज भी कई जगह पे होता है। अच्छी बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट वाले लोग, उनके पास, उनके यहाँ महिलाओं को इज्जत मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कई जगह ऐसे हैं जो आज भी महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं अपने राइट को पाने के लिए। दे ऑल्सो इवन लॉस्ट द पॉलिटिकल राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। तो ये पार्टिकुलर जो लेटर वैदिक पीरियड था, इस समय महिलाओं ने अपनी जो राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबली, वो भी पावर धीरे धीरे खो दिया। इसके अलावा बात करें चाइल्ड मैरिजेस, तो चाइल्ड मैरिजेस जो पहले नहीं होते थे, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली वैदिक पीरियड की, तो वो भी अब शुरू हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए। आहा, इसके अलावा अगर ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो कहा जाता है इस सोर्स में, ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया था कि डॉटर्स जो हैं वो सोर्स ऑफ मिजरी हैं, और वुमेन जो है रॉयल हाउस होल्ड में अभी भी उनको प्रिविलेज मिलता था। कहने का मतलब कि आम जो महिलाएं होती थी, बच्चियां होती थी, उनको सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता था। लेकिन जो सर्टेन किसी, मान लो अगर रॉयल क्लास की महिला है, उसको आज भी राइट थे काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा देखते हैं। काफ़ी करीब पहुंच गए हैं कंप्लीशन के इस चैप्टर के। रिलीजन क्या था? तो रिलीजियस थिंग्स की बात करें इस पर्टिकुलर पीरियड में, जिसे कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, तो इसमें जो पुराने वाले गॉड थे जिनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी गई थी, जैसे कि इंद्र, अग्नि, जिनको अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी, इनका जो है इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हुआ। और नए भगवान जैसे कि प्रजापति, जिसको क्रिएटर कहा जाता है, इनकी पूजा शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। विष्णु की पूजा काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में शुरू हो गई, जिनको प्रोटेक्टर कहा जाता है। रुद्र, जिनको डिस्ट्रॉयर या फिर शिवा को ही रुद्र भी कहते हैं, इनका भी पूजा ज़्यादा होने लगा। इनको लोग ज़्यादा इनकी सुजेनिटी को मानने लगे। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसेस स्टिल इम्पोर्टेंट, जो पहले भी थे। अगर बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, तो सेक्रीफाइसेस वहाँ पे थे ही, वो अभी भी कंटिन्यू रहे बहुत इम्पोर्टेंटली। और इनमें रिचुअल्स और इलेबोरेट हो गया, मतलब जो विधि है सेक्रीफाइस करने की, वो विधि और भी कम्बरसम और एलोबरेट हो गई। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर की बात करें तो वो डिक्लाइन हो गया, लेकिन जो सेक्रीफाइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। ब्राह्मणों का जो है रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। प्रीस्टलीहुड जो क्लास था, प्रीस्टहुड, वो हेरिडेटरी हो गया, मतलब अब ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण बनता था। पहले क्या था, बोला जाता था कि ब्राह्मण वो है जो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखता है वेदों का, वेदों की जानकारी हो, और पंडित है, वो महाकाव्य बहुत ही एबल मैन है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उसके पास। इन सारी चीज़ों के होने के वजह से जो ब्राह्मण का काफ़ी ज़्यादा डोगमा फैलाना, प्रेयर्स का, सेक्रीफाइस का बढ़ना, प्रेयर्स का कम होना, और तमाम जो है मिजरी, तमाम चीज़ें हो रही थी, तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो आना ही था। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कैसे? प्रीस्टली डोमिनेशन की वजह से आया,
और यही कारण है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हुआ। मैंने आपको बता ही दिया था कि बुद्धा और जैन में, महावीर में सॉरी, इनमें कॉमन बात क्या थी, ये दोनों जो थे क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों को नहीं मानते थे कि ब्राह्मण जो है डोगमा फैलाते हैं, और ये जो है ट्रूथ के चक्कर में ये लोग काफ़ी इन्होंने पेनांस किया और लास्टली इन्होंने अपनी नॉलेज गेन की ट्रूथ के बारे में और धर्म ही अलग बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑथर ऑफ उपनिषद जो थे वो फिलोसफिकल बातें लिखते थे और एक अल्टरनेट की तरह उपनिषद को लिखा तो गया था वेदों के अल्टरनेट की तरह, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फिलोसफिकल और इतना ज़्यादा मेटामॉर्फिक बातें होती थी, मेटाफिजिकल बातें होती थी, जिसको आम भाषा में समझना बड़ा मुश्किल था, और इस वजह से भी लोगों को उपनिषद में इंटरेस्ट नहीं जगा और लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ज्वाइन करने लगे। इसके अलावा ट्रू नॉलेज जो था पीस और साल्वेशन का, इसका जो है खोज करते करते महावीर और गौतम बुद्धा ने अपनी अपनी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को डेवलप कर लिया और लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिसके बारे में और डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए मेरे अगले वीडियो का। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।